हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सभी बच्चों को जय श्री कृष्णा। और सभी बच्चे अच्छी तरीके सीटेट 2020 का पेपर है आपका 5 जुलाई का, और डेफिनेटली होगा, निश्चित होगा, इस पे किंचित मात्र शक नहीं है। ठीक है, परीक्षा आपकी होगी, कृपया इसकी तैयारी करते रहें। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देने वाला हूँ कि मे बी जुलाई में 4000, सुनिएगा ध्यान से, मे बी जुलाई में 4000 वैकेंसी आ रही है जूनियर की। ठीक है, जूनियर में जो परिषदीय विद्यालय होते हैं उनकी वैकेंसी आ रही है, तो उसका भी जो चयन प्रक्रिया होगी बिल्कुल 69,000 का जो चयन प्रक्रिया है उसी के आधार पर होगी। तो कृपया करके इसकी तैयारी करते रहें, ठीक है, और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहें और खूब मेहनत करें, खूब अच्छे से सेलेक्ट हों, घबराइए मत। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर। ईश्वर सभी को सफलता देता है, जो मेहनत करेगा उसको सफलता निश्चित मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक खूबसूरत जो लाइनें हैं, जो पंक्तियां हैं, मैं आपको कहता हूं कि जिसके जीवन में जितने मोड़, जितनी समस्याएं आएंगी, वो उतना ही सफल होता चला जाएगा, क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक मौका लेकर जरूर आती है। ठीक है, तो परेशान ना होइए, घबराइए मत, बस बैटिंग करिए अच्छी तरीके से कि हमें किस तरीके से बल्ला घुमाना है। ठीक है ना कि नहीं। और अगर आपको बल्ला घुमाना है तो कैसे घुमाना है, किस तरीके से घुमाना है, ठीक है, लोगों से क्या मदद लेनी है कि किस तरीके से हम बैटिंग अच्छी और इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से बैटिंग करिए कि आप डेफिनेटली सेंचुरी बना सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लेव सेमनोज-वाइगोत्स्की। ठीक है, 1896 से लेके 1934, बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है। कैसे थे? रशियन साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेकिन संज्ञानात्मक विकास का संबंध इन्होंने किससे लिया था? सामाजिक विकास से लिया था, सोशल डेवलपमेंट से लिया था। ठीक है, या सोशल इंटरेक्शन से लिया था। ठीक है, सामाजिक संपर्क से लिया था। ठीक है, तो इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जो किस पे आधारित था? सोशियो कल्चरल थ्योरी पर आधारित, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित था। तो क्वेश्चन आता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? वो कौन है? आपके लेव सेमनोज-वाइगोत्स्की। अगर ये आता है कि लेव सेमनोज-वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित था, तो किस पर आधारित था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, तो उनका मानना था कि बालक का संज्ञानात्मक विकास एक अंतरवैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। अंतरवैयक्तिक मतलब जिसे कहते हैं इंटरपर्सनल। क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सामाजिक संपर्क या सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण। क्या बोलते हैं? सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण से। चलिए हम एक बहुत सा प्यारा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे हम आपको बताएं कि कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जब छोटा था, ठीक है, तो मैं अपने घर से घूमने के लिए जब बाहर जाता था, ठीक है, तो लोगों का जो घर देखता था, घर बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से था, लोगों का खाने का पीने का एक सिस्टम था, एक उन्होंने हैबिट्स बना ली थी। क्या बना ली थी? हैबिट्स बना ली, समय पे उठना, समय पे खाना, समय पे सारी चीज़ें करना। तो मैं उनका जो वहाँ का घर का जो इन्वायरमेंट था, जो घर का जो कल्चर था, मैं उससे इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि मुझे लगा यार मुझे भी इसी तरीके से करना चाहिए। ठीक है, ताकि मैं अपने जीवन को सक्सेस बना सकूं। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्या? सामाजिक संपर्क। क्या कहते हैं? सोशल इंटरेक्शन। क्योंकि मैं वहाँ पर गया और वहाँ के लोगों से मैंने बातचीत की, वहाँ के जो लाइफ स्टाइल है उससे काफ़ी प्रभावित हुआ है, और उसी लाइफ स्टाइल को मैंने अपने मन में रखा कि मुझे भी ऐसा ही करना है। ठीक है,
ठीक है, मैं जो भी चीज़ें बताता जाता हूँ उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर होता है। ठीक है, तो सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण का मतलब है कि अगर बालक, देखिए मैंने आपको कहा था बालक जब जन्म लेता है तो ना ही सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो जो व्यवहार होता है उसका, उसके किस किस पे डिपेंड होता है, उसके एनवायरनमेंट पे, उसके सामाजिक संपर्क से। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन से। अब सोशल इंटरेक्शन जब बालक थोड़ा सा बड़ा होता है, सोशल इंटरेक्शन किससे होगा, माता से, पिता से, घर पे क्या होता है ना, माता से पिता से, तो माता पिता जैसी आदतें बच्चा देखता है माँ बाप की, वैसे ही उसको क्या करता है, अडॉप्ट करता है, करता नहीं करता है। फिर इसके बाद मोहल्ले में निकलता है, लोकेलिटी में, तो लोकेलिटी का जैसे इन्वायरमेंट होगा वैसे ही उसको क्या करेगा, अपने अंदर डेवलप करेगा। फिर कहाँ जाता है, फिर स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो कॉलेज का जैसा, स्कूल का जैसा एनवायरनमेंट होगा उस एनवायरनमेंट को अपने अंदर डेवलपमेंट करेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसे ही कहते हैं सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण या सामाजिक संस्कृति। एक चीज और आती है कि समाज शास्त्री सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे, तो समाज शास्त्री सिद्धांत के जन्मदाता भी कौन थे, लेव सेमिनोज वाइगोत्स्की। चाहे समाज शास्त्री कर लीजिए, चाहे आप अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति कह लीजिए, चाहे सामाजिक संपर्क कह लीजिए, चाहे सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण कह लीजिए, ये सब एक ही है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि सोशल इंटरेक्शन के कारण बच्चों के अंदर किसका, कॉग्निशन, संज्ञान का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित था, संज्ञानात्मक विकास किस पर था, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समाज और संस्कृति पर बहुत ज़्यादा बल डाला था, बहुत ज़्यादा फोर्स डाला था। किस पर डाला था, समाज व संस्कृति पर। ठीक है, यही कारण है कि उनके सिद्धांत को क्या कहा गया है, सोशियो कल्चर, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा गया है। आई बात समझ सभी लोग को। चलिए, इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलप किस पे आधारित था, सोशियो कल्चरल थ्योरी पर, सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर आधारित है। तो इसमें क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं, पहला है स्कैफोल्डिंग, दूसरा है MKO, तीसरा है ZPT, ठीक है, और चौथा है लैंग्वेज कल्चर एंड थिंकिंग, भाषा संस्कृति और चिंतन को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे करके हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे। तो जैसे एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल आप लेते हैं, बहुत प्यारा सा, बहुत से बच्चों की मैथ्स वीक होती है, मैथ्स वीक होती है कि नहीं वीक होती, तो मैथ्स वीक होती है तो कुछ क्या करते हैं बच्चे, अपने आप ही क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, चैप्टर्स को तैयार करते हैं, परीक्षाएं देते हैं। ठीक है, और जब परीक्षाएं देते हैं तो उनके मैथ्स में जो नंबर आते हैं वो उनकी काबिलियत के हिसाब से होते हैं, उनकी अपनी मेहनत के हिसाब से होते हैं, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से जो अपनी मेहनत होती है उसके हिसाब से बच्चे ने मेहनत की तो 100 में से कितने आए, 40 मार्क्स आए। ध्यान से सुनिएगा, 100 में से कितने मार्क्स आए, 40 मार्क्स आए। और फिर इसके बाद जब उसने अपने गणित के अध्यापक से, गणित के टीचर से मिला, उसने कहा सर मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे कितने नंबर बहुत कम आते हैं। तो सर ने उसको एडवाइस दी, उसको गाइडेंस दिया, ठीक है, उसको परामर्श दिया कि उसको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो जब उसकी एडवाइस मिली और टीचर का गाइडेंस मिला, टीचर का ठीक सपोर्ट मिला टीचर्स का, तब फिर उसके बाद जब उसने परीक्षा दी तो उसने 70% मार्क्स ऑप्ट किए। ठीक है, तो पहले कितने ऑप्ट किए उसने, पहले उसने किए 40 और फिर कितने ऑप्ट किए उसने 70। ठीक है, तो ये कब करा, जब बालक इंडिपेंडेंटली था, किसके था, इंडिपेंडेंटली, ठीक, स्वतंत्र रूप से। और जब ये किसका सपोर्ट मिल गया, कि क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया, किसका, उसको टीचर का, है ना, तब उसने कितने मार्क्स गेन किए, 70। ठीक है, तो अब बालक क्या किया, बालक ये जो गैप है, ये जो गैप है क्या है, ये जो गैप है ना, तो ये गैप जो होता है, पहले 40 से किस में आया 70, तो ये जो गैप हुआ यही कहलाता है आपका क्या, ZPT, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास का क्षेत्र। ठीक है, द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विथ असिस्टेंट, असिस्टेंट में जो उसको सपोर्ट देगा, जो उसको सपोर्ट देगा। देखिए
बड़ों की सहायता से किया गया कार्य तथा उसी कार्य को छात्र द्वारा स्वतंत्र रूप से करना। बड़ों की सहायता यानी टीचर के रिस्पेक्ट में जब उसने तैयारी की तब कितने मार्क्स लाया 70, ठीक है। और जब उसने अपने आप से तैयारी की तब कितना लाभ आया इंडिपेंडेंटली 40। तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है निकट विकास का क्षेत्र कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक एग्जांपल और लेते हैं। छोटे बच्चों को देखा कभी चम्मच से खाते हुए? छोटे बच्चे जब चम्मच से खुद से खाते हैं तो देखिए किस तरीके से खाते हैं। कभी खाना फैल रहा है, कभी पूरा चम्मच नहीं आ रहा है ना, और खाते हैं तो पूरा खाना भी नहीं खाते। लेकिन जब माँ उन्हें चम्मच पकड़ना सिखाती है कि इस चम्मच को ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो और इस तरीके से खाओ, है ना, तो पहले बालक चम्मच कैसे पकड़ता है? स्वतंत्र रूप से। और फिर माँ की सहायता से चम्मच किस तरीके से पकड़ता है जिससे वो खाना खा सकता है? तो पूरा 100% खाना उसके पेट के अंदर चला जाता है, फिर खाना फैलता भी नहीं है। तो पहले इंडिपेंडेंटली वो चम्मच कैसे पकड़ता था, फिर माँ के सपोर्ट से वो चम्मच कैसे पकड़ता था, इसके बीच का जो गैप वो होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत। सिंपल सी बात है। तो कहते हैं ना कि सपोर्ट, है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं हम आपको। पहले बच्चा क्रॉल करता है, क्रॉल करने रेंग रेंग के चलता है, खुद से चलता है, चलने के दीवार पकड़ के चलता है, सपोर्ट, देखा, दीवार पकड़ के चलता है, पहले ऐसे चलता है फिर सपोर्ट लेके चलता है, फिर धीरे धीरे वो एक पैर से चलता है, फिर पापा की उंगली पकड़ के चलता है, सपोर्ट, उसको सपोर्ट मिला ना। तो पहले कैसे चलता था, फिर जब उसको सपोर्ट मिला तब कैसे चलता है ना। तो उसके बीच का जो गैप होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की खासियत क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है? भैया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का एजुकेशन में ये रोल है कि वो स्टूडेंट को अपने जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, उसके और समीप ले जाता है और पास में ले जाता है। जैसे हम आपसे कहें कि एक बंदा था, ये देखिए ये तालाब है, ठीक है, ये तालाब है, इस पर क्या करा है, ये पानी भरा है, ठीक है। तो एक यहाँ बच्चा बैठा है, चाइल्ड बैठा है इसके अंदर, ठीक, बैठा क्या मतलब कि इतना पानी है कि वो उस पर छप छप कर रहा है ना, छप छप कर रहा है। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा स्विमिंग पूल जाता है, स्विमिंग पूल में तैरने की कोशिश करता है खुद से, तो उतना अच्छा तैर नहीं पाता है। जब उतना अच्छा तैर नहीं पाता तो उसके पिता देखते हैं या जो स्विमिंग सिखाता है वो देखता है कि यार ये बच्चा कैसे तैर रहा है, फिर वो बच्चे को स्विमिंग सिखाता है, ठीक है। पहले कैसे स्विमिंग कर रहा था और फिर उसके कोच ने आकर उसको कैसे स्विमिंग करनी सिखाई और वो खूब परिपक्व हो गया। अब उसको चाहे नदी में भेज दो, चाहे किसी भी पॉन्ड में भेज दो जहाँ गहराई बहुत है, तालाब में भेज दो, वो अच्छी तरीके से तैर लेगा। मतलब कि वो अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास आ जाता है। निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत, आई थिंक सो आपको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की हम आपको बताते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का हिंदी में होता है मचान या ढांचा निर्माण। क्या होता है? मचान या ढांचा निर्माण। कभी कभी आपने देखा होगा आप लोग के घर वगैरह जब बनते हैं, ठीक है, तो घर वगैरह जब बनते हैं तो एक बांस बल्ली का एक सपोर्ट बनाया जाता है जिसके ऊपर वो खड़ा होकर प्लास्टर करता है, जिसके ऊपर खड़ा होकर वो और भी ज़्यादा काम अच्छे तरीके से कर लगता है। तो उस अगर वो उसका सपोर्ट ना होता तो उतनी अच्छी तरीके से काम तो कर लेता लेकिन उसको समय ज़्यादा लगता, है ना, या उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकता था। तो वही चीज़ है, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग, ठीक है। जैसे स्टूडेंट को मैथ सीखने में कठिनाई हो रही है, मैथ सीखने में कठिनाई, कोई भी सब्जेक्ट सीखने में जहाँ पर भी उसकी कठिनाई हो रही हो सीखने में, वहाँ उसको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सपोर्ट, ठीक है। यानी सपोर्ट वो माता पिता भी हो सकते हैं, सपोर्ट वो टीचर भी हो सकता है, सपोर्ट वो आजकल जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट है गूगल वगैरह, तो उससे भी ले सकता है कि नहीं। तो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, मचान क्या होता है? टू हेल्प लर्निंग, सीखने में सहायता करना, सीखने में सहायता करना, सीखने में सहायता करने का पूरी सहायता नहीं करना, सीखने में जहाँ बच्चे को दिक्कत हो रही हो सीखने में कि हमें यहाँ पर समस्या है, वहाँ पर उसकी क्या करना है, सहायता करना। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कार ड्राइविंग या बाइक चलाना, है ना। तो कार ड्राइविंग शुरुआत में कैसे करते हैं, ठीक, पहले यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब देख कर फिर धीरे धीरे चलाना सीखते हैं, फिर भी उतनी अच्छी तरीके से सिखाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं, और ट्रेनिंग सेंटर में किसकी मदद से सीखते हैं, वो किसकी मदद से सीखते हैं, जो वहाँ वो ट्रेनर होता है जो उसको ट्रेनिंग करता है, ट्रेन करता है, ठीक है।
तो जो भी सपोर्ट करेगा, सीखने में सहायता करेगा या सपोर्ट करेगा, SUPPORT, या गाइडेंस करेगा, वो क्या होगा, ठीक है। तो वो स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि जहाँ पर बच्चे की सीखने में सहायता कर, जहाँ बच्चे के सीखने में दिक्कत होती है, ठीक है, वो जो हेल्प करता है, वो चीज टर्म जो कहलाती है, वो टर्म कहलाती है स्कैफोल्डिंग या मचान कहलाता है। अब इसके बाद MQ क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है। तो अब जैसे हमने कहा था सीखने में सहायता कौन करता है, वो कोच भी हो सकता है, वो कार ड्राइवर भी हो सकता है अच्छा सा, वो टीचर भी हो सकता है, जो माता पिता भी हो सकते हैं, है ना। तो जो समस्या के समाधान को करने में सहायता करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, MKO कहलाते हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट में कौन MKO है, टीचर जो अधिक ज्ञान रखता है ना। पेरेंट्स और बच्चे में कौन ज़्यादा ज्ञानवान है, वो पेरेंट्स है। जैसे प्लेयर और कोच में कौन होता है, तो वो कोच होगा जो सबसे ज़्यादा ज्ञान रखता है, मोर नॉलेज में रहता है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर, है ना। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में जीन पियाजे ने भाषा और चिंतन को बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना है, किसमें, सोशल कल्चरल थ्योरी में, ठीक है। अच्छा, हम एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको, एक सिंपल सा। भाषा, जैसे आप देखते हैं लीडर, नेता, तो नेता अपनी स्पीच तैयार करवाते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी स्पीच तैयार, क्योंकि भाषा का दूसरों पर प्रभाव बहुत पड़ता है, ठीक है। संचार का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, वो भाषा होती है। अब भाषा किस तरीके से, आप स्पीकिंग लैंग्वेज जो होती है, आप किस तरीके से सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी लैंग्वेज से पता चल जाता है, उसकी भाषा से पता चल जाती है कि उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। वो भाषा के माध्यम से अपने व्यवहार को क्या करता है, रेगुलेट करता है ना, क्लियर। वो अपनी भाषा के माध्यम से अपने व्यवहार को रेगुलेट करता है, अपने विचारों को रिप्रेजेंट करता है ना, अपने थॉट्स, अपनी आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो भाषा और संस्कृति और चिंतन को महत्वपूर्ण साधन माना है ना। तो इसमें जीन पियाजे और लेव वार्गस की दोनों में भाषा के उसमें कुछ टर्म्स दिए थे। तो पहला जीन पियाजे में क्या था, ईगोसेंट्रिक स्टेज या ईगोसेंट्रिक स्पीच या आत्म केंद्रित वाक्य। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच में क्या होता है कि इसकी जो उम्र होती है वो 3 साल तक होती है, और 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप में ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक का हमने आप पहले ही बताया था कि वो अपने आगे किसी की नहीं सुनते, वो जो बोल रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वही सही है, इसके अलावा कुछ सही नहीं। चाहे पापा उनसे कुछ भी कहें, मम्मी उनसे कह लें, लेकिन वो अपनी बात पर क्या होते हैं, अडिग होते हैं। क्या होते हैं, अडिग होते हैं। इस अवस्था में वह अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण समझता है, वेरी इंपॉर्टेंट समझता है कि यार मैं जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, और वह अपनी बातों को क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं, वो किसी की नहीं सुनते हैं। तो इसे कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच, जिसको जीन पियाजे ने माना नहीं है, बिल्कुल नकारात्मक कर दिया है, अनयूज कर दिया इसको। फिर आता है कलेक्टिव मोनोलॉग। कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब ये होता है, या कोलैबोरेटिव या कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब ये होता है कि जैसे एक कमरे में बहुत सारे बच्चे बैठा दिए गए, है ना, बहुत सारे बच्चे बैठा लिए, और वो सारे बच्चे मतलब किसी का किसी से कोई संपर्क नहीं है, या कोई किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन सब अपनी बातों में व्यस्त हैं, अपने आप में बातें करते रहते हैं, ना किसी की सुनते हैं ना कुछ कहते हैं, जस्ट लाइक पार्ट ऑफ ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। तो जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो उसे कलेक्टिव मोनोलॉग बोलते हैं। और फिर धीरे जब बच्चा, इसको भी जीन पियाजे ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, और फिर इसके जब बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, 6-7 साल, 8 साल, 9-10 साल का, तो थोड़ा सा वो सामाजिक रूप से लोगों के संपर्क में आता है, तो सोशल स्पीच वहाँ पर काम करती है। क्या करती है, सामाजिक भाषण वहाँ पर काम करता है। चलिए समझ गए, नहीं समझ गए, चलिए अब क्या है, लेव वाइगस्की ने किसको माना, प्राइवेट स्पीच। शुरुआत में क्या, प्राइवेट स्पीच, इसकी उम्र भी 3 साल, और ईगोसेंट्रिक स्पीच की उम्र भी 3 साल से स्टार्ट होती है। तो प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चा अपने भाषण से, निजी भाषण से अपने व्यवहार को, अपने विचारों को क्या करता है, रेगुलेट करता है, और अपनी समस्या का
समाधान करता है ना। जैसे कोई बच्चा है खिलौने के साथ खेल रहा है या गुड़िया के बाल झाड़ा तो गुड़िया से बात करता चला जाता है ना कि नहीं तुम्हारे बाल ऐसे हैं, तुम्हारी आंखें ऐसी होनी चाहिए, लाओ तो मैं तुम्हें पाउडर लगा दूं। इस तरीके से बच्चा बात करता है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो अपने बिहेवियर और अपने थॉट्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है, अपनी समस्या का समाधान करता है ना। और फिर यही चीज़ प्राइवेट स्पीच जो थोड़ा सा एज बढ़ता है 7 ईयर से ऊपर, वो इनर स्पीच बन जाती है। क्या बन जाती है, इनर स्पीच। यानी कि इसमें बच्चा क्या करता है, मन ही मन बात करने लगता है, मन ही मन बात करने, स्वयं से बात करने लगता है। जैसे आपको रीजनिंग का या मेंटल मैथ्स का कोई एक क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चा मन ही मन उसमें सॉल्व करता है, मन ही मन तरीके फिट करता है समस्या को हल करने के लिए, है अपने आप में बातें करता है ना। तो ये क्या हो जाता है, इनर स्पीच, आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, जब बच्चा अपने आप से बात करता है उसे हम क्या कहते हैं, इनर स्पीच कहते हैं या स्वयं से बात करता है। तो इसमें जीन प्याजे ने क्या कहा था, जीन प्याजे ने कहा था कि विचार पहले आते हैं, विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। लेकिन दूसरा, दोनों एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट है, यानी विचार आएगा और भाषा आएगी, है ना। जैसे बच्चे को ए फॉर एप्पल दिखाओ, तो एप्पल का थॉट्स दिमाग में आएगा तो उसके तुरंत लैंग्वेज में आ जाएगा कि ए से क्या होता है, ये एप्पल होता है। तो दोनों एक साथ, तो पहले विचार फिर भाषा, है ना। लेकिन इसमें क्या था, किसमें लेवागस्की ने ये माना था कि विचार और भाषा एक साथ नहीं आते, लेकिन आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे विचार और भाषा आपस में मिलते जाते हैं। 3 साल के बाद बच्चे की विचार और भाषा क्या होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, माने दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, कोई अलग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई। तो इसमें देखिए जेडपीटी में क्या है, जेडपीटी शिक्षार्थियों को एक नए कौशल और ज्ञान में महारत हासिल करने का सबसे अच्छा मौका प्रदान करते हैं। मतलब हमने क्या कहा था, जेडपीटी जो आपको लक्ष्य के समीप ले जाता है, जो आप वर्क कर रहे हो उसमें लक्ष्य के समीप ले जाता है। किसकी सहायता से, टीचर की सहायता से, पेरेंट्स की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से। ठीक है, और जो सहायता करता है, ठीक है, जो सहायता करता है वो क्या होता है, एमके होता है। ठीक है, और सीखने में सहायता करना वो क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग होता है, मचान जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बताई। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं, देख लीजिए अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको इनर स्पीच बताई, आंतरिक भाषण, स्वयं से बात करना या मन में सोचना, जिसे मेंटल मैथ के क्वेश्चन होते हैं, अभी मैंने एग्जांपल दिया। प्राइवेट स्पीच की जो निजी भाषण की क्या होती है, 3 to 7 ईयर, 3 से स्टार्ट हो जाती है, 3 to 7 ईयर। हमने कहा बच्चे अपने आप में अपने व्यवहार को, ठीक है, जैसे कोई बच्चा खिलौना लेकर एरोप्लेन उड़ाता है तो कहता है मेरा एरोप्लेन ऐसे चलता है ना, इस तरीके से लोगों को बताता है, तो उससे उसका व्यवहार रेगुलेट होता है। ठीक है, उसके अपने थॉट्स जो होते हैं एरोप्लेन के बारे में वो रेगुलेट होते हैं। फिर देखिए, पियाजे के अनुसार भाषा अपने विकास के लिए विचार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, विचार पर। जबकि वाइगॉस, इनका मतलब है कि विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं और साथ साथ आते हैं, विचार पहले भाषा बाद में। जबकि वाइगॉस्की के अनुसार विचार और भाषा शुरू में जीवन की शुरुआत से अलग अलग प्रणाली है। हमने कहा था शुरुआत में एक साथ नहीं होते हैं, बाद में ये क्या हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, है ना। जैसे ये हैं, ये हो गए लैंग्वेज और ये हो गया थॉट, शुरुआत में अलग अलग, लेकिन जैसे ही थोड़ा एज बढ़ती जाती है ये क्या, लैंग्वेज और थॉट आपस में थोड़ा सा मिलने चालू हो जाते हैं। फिर इसके बाद बच्चा 2.5 साल 2.5 साल में लैंग्वेज और थॉट यहाँ आ जाता है, और जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो लैंग्वेज और थॉट दोनों क्या होते हैं, उसी में समाहित हो जाते हैं। समझिए। तो भाषा में बौद्धिक अनुकूलन, इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन बच्चों के अंदर बहुत होता है भाषा में। तो बौद्धिक अनुकूलन, इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण, ठीक है, बन जाती है किसके अंदर, बच्चों के अंदर। तो लेवाइगस्की ने रिफर किया था एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन, ठीक है,
मेंटल मतलब मानसिक फंक्शन माने जो क्रिया करते हैं, मानसिक संक्रिया बोल दीजिए, मानसिक क्रिया बोल दीजिए, शुरुआती मानसिक क्रिया जो होती है, जो टूल्स होते हैं, जो औजार होते हैं किसके, इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन यानी बौद्धिक अनुकूलक के, वो कौन कौन से होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन में वाइगॉस, पहले एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन किसने दिया था, लेवाइगस्की ने दिया था भाषा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उनमें ये 4 चीज़ें जरूर याद रखिएगा, एक अटेंशन, एक सेंसेशन, एक परसेप्शन और एक मेमोरी। तो इनमें से पूछेगा कौन सा नहीं है, अगर आपको चारों याद है तो पता चल जाएगा, और इनमें से कौन सा है तो वो भी पता चल जाएगा, है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन बेटा यहाँ से निकलते हैं, है ना। अटेंशन मतलब क्या होता है, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, ध्यान देगा, उसको ध्यान देगा, अटेंशन अटेंशन अपने को फोकस करेगा, जो भी चीज़ होती है किसी भी समस्या में उसको फोकस करना, है ना। तो होता है अटेंशन। फिर क्या होता है सेंसेशन, सेंसेशन में क्या होता है संवेदना, संवेदना में जिसमें जितने भी आपके संवेदी अंग हैं, सेंसरी जो ऑर्गन है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, है ना, त्वचा, ये होता है। तो जैसे कहीं स्वादिष्ट खाना बन रहा है बेटा, खूब बन रहा है स्वादिष्ट खाना, तो आपकी नाक क्या करती है, नाक एक अच्छी खुशबू को सेंसेट करती है, यानी संवेदन, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नाक क्या है, नाक आपका संवेदी अंग है, तो वो उसमें अच्छे खाने की खुशबू को, ठीक है, देखता है। अब फिर परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन आप क्या होता है, धारणा क्या होती है, जब खुशबू सूंघते हैं तो कहते हैं आज यार बगल वाले के यहाँ फिश करी बन रही है, क्या बन रही है, फिश करी बन रही है, या बोलते हैं मटन बन रहा है, या कहते हैं कि क्या बन रहा है यार आज वेज पुलाव बन रहा है ना। तो खुशबू से आप चीज़ों को जब पहचानते हैं ना, संवेदना ही परसेप्शन को रिप्रेजेंट करती है। और फिर इसके बाद क्या आती है, स्मृति, फिर उसको मेमोरी में आप कर लेते हैं। तो 4 चीज़ें याद रखिएगा, अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन और मेमोरी। लेवाइगोस्की रिफर टू एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन, और बाद में इनको क्या गया है, हायर मेंटल फंक्शन, बाद में क्या हो जाते हैं, हायर मेंटल। ये टूल्स हैं, औजार हैं किसके, इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन के, ठीक है। तो परसेप्शन धारणा है, समझ क्या है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मस्तिष्क इन संवेदनाओं का चयन, आयोजन व व्याख्या करता है। तो अभी हमने कहा था आपने अच्छे खाने की सुगंध को लिया, अब वो अच्छा खाना क्या था, अपने परसेप्शन, उसकी सुगंध से उसको पहचाना, उसकी व्याख्या कर दी, है ना। तो अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी, तो ये सब तैयार रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब ये पूरा चैप्टर आपका खत्म होता है, ठीक है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आगामी एग्ज़ाम जो है उसमें हम जो आने वाला है सीटेट एग्ज़ाम के लिए, अब मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपका काफ़ी कोर्स कवर हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि उन बच्चों को मिल जाए जो बेचारे बहुत ही गरीब हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आप बता देगा सारे वीडियो जो भी हैं, मैं जो भी वीडियो दूंगा, जो भी आपको बाद में PDF प्रोवाइड कराऊंगा, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी बच्चे से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। मेरा शुल्क यही है कि मेरे बच्चे सेलेक्ट हों, ठीक है, और कहीं अच्छी जगह लगे, यही मेरे लिए शुल्क है बच्चों से, और कोई मेरा बच्चों से कोई शुल्क नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, तैयारी करते रहिए, अपनी कमी को कहीं कम ना होने दीजिए, क्योंकि नथिंग इज पॉसिबल, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, हिम्मत रखिए, ईश्वर आपकी मंजिल पर आपको बहुत ही जल्दी आपको पहुंचाएगा। चलिए धन्यवाद, ओके, चलिए पढ़ाई करिए अच्छे से, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार।